अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद एक मरतबा फिर भत्ताखोरों के निशाने पर है। ताजिर परेशान है, ताजिर और हुकूमत में ठन गई है और ताजिरों का शिकवा सामने आया है। ताजिर हजरात कहते हैं कि सिंध हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं, इंडस्ट्री फ्लॉप हो चुकी है, सिंध हुकूमत के सिर्फ दावे ही दावे हैं और कहीं भी कोई काम मुकम्मल नज़र नहीं आ रहा। जबकि सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों ने मईशत को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, ताजिरों के कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये तमाम ताजिरों के शिकवे हैं जिन पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे बहुत बड़ा मसला भत्ताखोरी एक मरतबा फिर जो है अपने ज़ोरों पर आ चुकी है शहर में। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्जील गोपलानी साहब। वालेकुम सलाम। शर्जील गोपलानी साहब, भत्ताखोरी का क्या मामला है? एक मरतबा फिर ये मंजर आम पर आ रही हैं खबरें, भत्ताखोरी के कई वाक़यात हुए हैं, पर्चियाँ तकसीम की गई हैं, गोलियां लपेटी गई हैं, तो फ़ोन कॉल्स की जाती हैं। तो आपके इल्म में क्या कुछ है और हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, कहाँ सपोर्ट किया आपको? देखें, एक चीज हकीकत ये है कि भत्ता कभी बंद ही नहीं हुआ और इसकी सबसे बड़ी ताज़ा मिसाल ये है कि इस पर वसीउल्लाह लाखों का 3 दिन पहले जो है सोशल मीडिया के ऊपर बयान आया है कि माहाना में 2.5 से 3 लाख रुपए कराची से वसूल करता हूँ, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक 25 से 30 लाख रुपए माहाना उसको कंटिन्यू जा रहा है। अच्छा, सिर्फ वसीउल्लाह लाखों नहीं है, इसके साथ जो है समत काठियावाड़ी का ग्रुप अलग काम कर रहा है, इसके अलावा अहमद मक्सी का ग्रुप अलग काम कर रहा है और आपके जो है उजैर वाला जो ग्रुप है वो अलग काम कर रहा है। इस शहर में सन 80 में जो भत्ता शुरू हुआ था 10 रुपए से, वो आज 2025 में जो है करोड़ों रुपए पे जाके बात रुकी है। और ये भी आप एक चीज ध्यान में रखें कि जिन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हसन बख्शी वगैरह में, ये 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए की जो डिमांड है उसके बाद इन्होंने ये जो है मंजर आम पे ये मामला लेकर आए हैं। अदरवाइज तो 10, 20, 25, 50 लाख तक के मामला तो वो सेटल हो जाते थे और 50,000 से लेकर लाख रुपए माहाना के जो भत्ते हैं वो तो कंटिन्यू जा रहे हैं मार्केट में। शर्जील साहब, आप ये कह रहे हैं कि भत्ताखोरों के मुनज़्ज़म ग्रोह हैं जो कि एक्टिवेट है और अभी मामला जो है क्योंकि रकम बहुत ज्यादा है इसलिए मंजर आम पर आया है। यानी ये तो इसका मतलब है कि भत्ताखोरों को पहले खून लगाया गया ना, फिर जब पानी सर से गुजर गया तो फिर अब सबके सामने लेके आए, ये कैसी बात है? बिल्कुल यही बात है। देखें, जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी और बिटकॉइन पे बात चली गई कि आप जो है बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजें, हुंडी के जरिए पैसे भेजें, तो ये मामला मंजर आम पे है और ये 10-12 केस बाहर आए हैं। ये सैकड़ों की तादाद में इस वक्त शहर में केसेस हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त कराची का कोई जिला नहीं बचा हुआ। पहले तो ये बात थी सिर्फ जारी गैंग वॉर, जब जारी गैंग वॉर नहीं, अभी बहती गंगा में हर शख्स का जो है अपने हाथ धो रहा है। अच्छा, तो शर्जील गोपलानी साहब, जब अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट है, सीसी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, पूरा सिटी जो है वो सेफ सिटी के नाम पे कोई 1200 कैमरे तो वैसे ही लग गए हैं, तो क्या कहीं कोई कैमरे में किसी का कोई शनाख्त नहीं आया कि कौन ये भत्ते की पर्चियाँ दे रहा है या कोई ग्रोह जिसको सिक्योरिटी इदारों ने अरेस्ट किया हो, जिनके गिर्द घेरा तंग किया हो? देखिए, सिक्योरिटी इदारों को हर चीज का पता है। हमारी फौज पाकिस्तान के जो अपना इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मैं समझता हूँ उन तक भी ये बातें पहुंच चुकी होंगी। हमारे पुलिस के जो इंटेलिजेंस के इदारे CDD समेत इनके पास तमाम मालूमात और तमाम तफसीलात मौजूद हैं। 40,000 के करीब इस वक्त आपके क्लोज सर्किट TV कैमरास काम कर रहे हैं। इस वक्त हर घर में आपको जो है एक पर्ची आती है ट्रैफिक पुलिस वाले की, जिसमें आपका जो है ई चालान होता है। लेकिन भत्ताखोर, कार स्नेचर, मोटरसाइकिल छीनने वाले ये नहीं पकड़े जाते, ना मोबाइल फोन स्नेचर पकड़े जाते हैं। आज शहर कायद की पोजीशन ये है कि इस वक्त अवाम कहीं भी पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है, ना वो क्राइम रजिस्टर करा रहे हैं। आप ये बात समझें कि जब अहमद मक्सी और अपना वसीउल्लाह लाखों बाकायदा वो खुला हम कह रहे हैं कि हम माहाना 2.5 से 3 लाख रुपए कराची से वसूल कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी चैनल से वसूल भी हो रहा है और उन तक पहुंच भी रहा है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि इदारों को ये बात ना पता हो। हमारे तमाम इदारों को ये बात जरूर पता है, वो हमसे ज्यादा और बेहतर तरीके से उनको पता है ये मामला कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि सिंध गवर्नमेंट इस पे कहीं भी आपको जो है सीरियस नजर नहीं आती। अगर तेफी भट्ट को लाना हो तो पंजाब गवर्नमेंट ला के उसका एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक आदमी जो कि वसीउल्लाह लाखों पिछले 25-30 साल से जो है आपको वांटेड है, जिसके सर की कीमत 90 लाख रुपए करीब है, जिसने 90 के करीब कत्ल के मुकदमा जिसके ऊपर रजिस्टर्ड है, उसको क्यों नहीं लाया जाता ईरान से? अच्छा, शर्जील साहब जी शर्जील साहब,
आप लोगों की हर चीज़ की तो एसोसिएशन है, टैंकर एसोसिएशन है, डेयरी एसोसिएशन है, ताजरान एसोसिएशन है और दूसरी चीज़ें, मतलब आप जब आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है तो आपकी एसोसिएशन कहाँ खड़ी होती है, वो क्या काम करती है? सिंध हुकूमत से आपको इतनी शिकायत है, आपने अमली तौर पर क्या इकदाम किए कि सिंध हुकूमत अभी तक आपका कोई मसला हल करने में कामयाबी नहीं हुई? देखें, 2011-12 में भी हमने हर तरीके से आवाज उठाई, चाहे मीडिया के जरिए चाहे खतूत के जरिए। उसके बाद 5 साल मुझे जिला वतनी काटनी पड़ी और मेरे कारोबार, मेरी फैमिली, सब कुछ डिस्टर्ब हुई। मेरे साथ बहुत से लोगों ने जिला वतनियां काटी हैं। इस वक्त भी मुझे साउथ ईस्ट अफ्रीका से कॉल आई है और जो गैंग वॉर का सबसे बड़ा सरगुना जो कि इस वक्त जो है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, 70 के केसेस में वो बरी हो चुका है, उसका नंबर 2 मुझे जब धमकी देता है और मुझे आईजी सिंध ये कहता है कि उसने एक धमकी दी है तो आप 4 धमकियां दें, तो उसके बाद हम कहाँ करें ये बताए? हम ये नहीं है कि इदारों को हम नहीं बता रहे, हम इदारों को हर चीज बताते हैं, इदारों को हर चीज का पता है, लेकिन इसके बाद हमारे बच्चों की जाने इस वक्त स्टेज पे आ जाती है, हमारा कारोबार स्टेज पे आ जाता है। इस वक्त हम कहाँ करें? ये काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का काम है, ना कि हमारा काम है। स्टेट का काम है ये काम करे, और स्टेट का काम था कि ये कभी भी बढ़ता या नहीं पनपता, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि स्टेक खुद इसमें स्टेक होल्डर है और वो बेनिफिशियरी है, जब भी वो हमको कहीं नहीं पहुंचा रहा। अच्छा, शर्जील साहब, जो आर्मी चीफ हैं, जो हमारे वजीर आज़म हैं, वो भी तो कराची का जब दौरा करते हैं तो आप लोगों के जो मेंबरान हैं वो उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें अपने मसाइल सामने रखते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, मुतालबात सामने रखते हैं, अपीलें करते हैं, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पीएम साहब या आर्मी चीफ के हवाले से? मैं पूछना चाह रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो पीएसएल पे तो सीरियस है जी, वजीर दाखिला साहब भी आए थे, ठीक है देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है वजीर दाखिला साहब पीएसएल पे सीरियस है, लेकिन वो अगर चाहें तो ईरान के पास जाके, जो आज हमारे ताल्लुकात कितने बेहतर हो चुके हैं, वो ईरान गवर्नमेंट के पास जाके इसकी क्यों डिमांड नहीं करते? क्यों रेड वारंट इशू नहीं होता? और हमें ये कहा जा रहा है कि रेड वारंट जब हमने इशू करने की बात की है तो यूएन हमें ये कह रहा है कि जिसने कहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया है उसकी आइटिनरी प्रोवाइड करें, और आइटिनरी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये स्टेट का फेलियर है ना, इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा, चले शर्जील गोपलानी साहब, ये तो एक बात हो गई कि आपके जो तमाम मसाइल हैं भत्ताखोरी के हवाले से, सिक्योरिटी इदारों पे आपने बड़े सवाल उठा दिए, सिंध हुकूमत पे आपने शिकायतों के अंबार लगा दिए। ये जो तरक्याती कामों का मामला है, ये क्या मामला है? आप कहते हैं अब तरक्याती काम नहीं होंगे तो शहर कैसे डेवलप होगा? देखें, इस वक्त 995 अरब रुपए शॉर्टफॉल है एफबीआर को, और ये 995 रुपए जो शॉर्टफॉल है उन्होंने कराची से पूरा करना है। आप ये सोचें कि 995 अरब रुपए शॉर्टफॉल है, 12,000 अरब रुपए में से कम से कम कराची ने 8,000 अरब रुपए इस साल टैक्स भरा है। 8,000 अरब रुपए, उसमें 800 अरब रुपए भी शहर पे खर्च करने को तैयार नहीं है। अगर आप शाहरा फैसल को भी देख लें तो मैं इस वक्त शाहरा फैसल पे भी आप उसका नाकाघाट रोड का पुल है वो भी टूटा हुआ है, इस वक्त उस पर भी खड्डे भरे हुए हैं। अच्छा, आज ही शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो साबित मिले, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे सेवरेज का पानी नहीं खड़ा हो, कोई शहर की ऐसी गली नहीं है जिस मकान के अंदर पानी नलकों से आता हो। आज आप देख रहे हैं कि हमारे माओ बहनों बच्चियों की जो शहादतें हो रही हैं गैस के सिलेंडर पड़ने से, शर्जील साहब नहीं है ना। शर्जील साहब, आज ही सीएम साहब ने 1018 अरब रुपए जो है वो उसकी मंजूरी दी है तरक्याती कामों के लिए, सड़कों के लिए और दीगर जो शहर कायद के मसाइल हैं उनके लिए। तो आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, सिंध गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने जो फिगर दिया है कि 3400 अरब रुपए की करप्शन हुई है पिछले 2 सालों में। ये मैं नहीं बता रहा, सिंध हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर जो साहब थे उन्होंने खुद ने ये बात की कि 3400 अरब रुपए की सिंध में करप्शन हुई है, और 1018 अरब रुपए भी जो अभी दिए जा रहे हैं, हम नहीं समझते कि शहर में 200 अरब रुपए भी लगेंगे। अगर इस शहर में 1000 अरब रुपए लग जाए तो कराची जो है उस वक्त आपको पंजाब के मुकाबले में नजर है। पंजाब में आपको हर शहर में हर जिले में काम नजर आता है, लेकिन इस वक्त ये कराची में कहीं आपको काम नजर नहीं आ रहा। एक आपकी वो कौन सी लाइन बन रही है जो कि पिछले 20 सालों से लाइन बनी रही है, हमें तो पिंक लाइन और ग्रीन लाइन और रेड लाइन का इंतजार था। अच्छा, तो सिंध हुकूमत क्या जवाब देती है आपको जब आप अपने मसाइल ये सामने रखते हैं कि तरक्याती काम हो रहा है, पूरा जो बाजार है वो आपने अंडरपास के उसमें तबाह बर्बाद कर दिया, तो इसका कोई जवाब देते हैं सिंध हुकूमत आपको? सिंध हुकूमत ने आज तक जवाब दिया होता तो आज हमारे ये हाल थोड़ी होता।
आज तो हम ये नारा लगा रहे हैं, हमारे ताजिरों ने नया नारा इस वक्त बुलंद किया है। अच्छा, क्या? पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदाबाद। अब ये एक नारा जो है वो हमारी ट्रेड और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उन्होंने ये नारा हमें दे दिया है। और आज आप देख लें कि इस वक्त पिछले 6 माह से अगर आप अभी भी जाए अपना कैमरा लेके इंटरनेशनल डिपार्चर के ऊपर बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं। अंदर की मैं लाइन नहीं कह रहा हूँ इमिग्रेशन की, मैं आपको एयरलाइन की लाइनें नहीं कह रहा हूँ। जो दरवाजा है इंटरनेशनल डिपार्चर का उस पर आप जाके देखें तो बाहर तक लाइन है, अंदर जाने में आपको आधे से पौना घंटा लगता है। तो इस वक्त जो है तमाम लोग एक ही कोशिश कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान से जितना जल्द हो सके बाहर निकले और अपने बच्चों को बाहर सेटल कर पाए। तो कराची में भी तो ये मसला है शर्जील साहब, क्या यही वजह है कराची के मजीद जो मईशत है या कराची का जो कारोबार है वो कम होने की, कि सरमायादार यहाँ से भी अपना सरमाया समेट के बाहर की तरफ रुख कर रहा है? बिल्कुल, आप देखें 47,000 का फिगर है दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जो पाकिस्तानियों ने अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई है। 47,000 कंपनीज इज रजिस्टर्ड इन ओनली दुबई। इसके अलावा यूरोप का कोई फिगर हमारे पास नहीं है, सऊदीया का कोई फिगर हमारे पास नहीं है। तो लाखों की तादाद में लोग जब इस तरीके से आपका इन्वेस्टर बाहर चला जाएगा तो होगा क्या? आप बाहर फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, आप अपना इन्वेस्टर तो संभाल नहीं पा रहे। आप आज जब देख लें कि आपकी मईशत रवाज पजीर है और इस वक्त आपकी बात हो रही है कि टेक्सटाइल की सनत बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। तो आपके मेन तो टेक्सटाइल आपका सेक्टर था, वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है। अच्छा शर्जील गोपलानी साहब, अक्सर बिजनेसमैन को ये देखा गया है कि वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं अपनी शॉप्स पर या अपने घरों पर, अपने जो भी उनका मूवमेंट होता है उस पर उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको अपने सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं। तो इसमें कहीं हेल्पफुल होती है सिंध गवर्नमेंट? देखिए, हमें तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं, खाली सिक्योरिटी गार्ड हमारा मसला नहीं है। आप देखें, हमने अपने बच्चों की एजुकेशन के मामला देखने, अपने स्टाफ के एजुकेशन, बच्चों की स्टाफ के एजुकेशन के मामला देखने हैं। हमने हेल्थ के सेक्टर सारे खुद, प्राइवेट सब कुछ खुद करना पड़ता है। फिर हुकूमत की जो है बाकी जो मामला हैं, जो रिश्वतें देनी है वो भी हमें देनी पड़ती हैं। आपने हनीफ गौर साहब का इंटरव्यू देखा होगा, वो ये कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं 1 to 1 हूँ, प्राइम मिनिस्टर से 1 to 1 हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से 1 to 1 हूँ, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मैं बगैर रिश्वत के करा सकूँ। तो ये इस शहर में सिर्फ हमें सिक्योरिटी गार्ड रखने के मामला नहीं, हमें तो हर चीज अपने तौर पे करनी पड़ती है। पानी भी हम अपना खरीद के पीते हैं और इसके बाद जो है जलील और रुस्वा अलग हमें सिंध गवर्नमेंट करती है। अच्छा शर्जील गोपलानी साहब, आप क्योंकि ताजिर हैं और यकीनन अपने कारोबार के सिलसिले में आप ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में घूमते होंगे, तो आपको ये सिचुएशन सिर्फ कराची में ही नजर आती है या आप पूरे मुल्क में देखते हैं कहीं और भी आपने इस तरह की सिचुएशन देखी है जहां पर ताजिरों को मसाइल का सामना हो? देखिए, इस वक्त कराची और खासतौर पर इंटीरियर सिंध में इस वक्त हम इंटीरियर सिंध की ये पोजीशन है कि हम रोड पे सफर नहीं कर सकते फैमिलीज के साथ। वो कच्चे के डाकू जिस तरह अगवा कर रहे हैं, तो पंजाब में ये सिचुएशन नहीं है। पंजाब में बड़ा पीसफुल माहौल है। पंजाब में बिजनेस के लिए भी 1 विंडो ऑपरेशन हैं, वहाँ पे हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज है, फैसिलिटेशन हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है केपी में भी इतना वशू नहीं है। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थोड़ी खराब है, उसको हम नहीं ले सकते, लेकिन इस वक्त जो है ओवरऑल जो है बाकी मुल्क के अंदर इतना वो मसाइल नहीं है जिन मसाइल का सामना इस वक्त कराची और खासतौर पर इंटीरियर सिंध कर रहा है। ठीक है, तो शर्जील गोपलानी साहब, आप क्या मशवरा देंगे शहर कायद के साहब इक़्तिदार लोगों को कि कितना टाइम फ्रेम है उनके पास कि वो इन चीज़ों को ठीक कर लें, वरना आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा? देखिए, हमारी आवाम तो बेचारी इतनी पिसी हुई है कि उनका पैमाना सब्र का लबरेज होने से रहा। इस वक्त इससे ज्यादा और क्या बुरे हालात होंगे जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि हुक्मरानों को ये जरूर सोचना चाहिए, आज तो उनका ठिकाना दूसरे मुल्कों में जरूर है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हो कि वो ठिकाना भी इनसे हाथ से छिन जाए। अपनी जमीन पे जो है वो कम से कम सीरियस हो जाए, अपने मुल्क से सीरियस हो जाए, अपने मुल्क से वफा करें और कम से कम यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने इनको जिम्मेदारी दी है वो पूरी करें, क्योंकि आगे जाके इनके लिए परेशानी का सबब ही बनेगी ये मामला। शर्जील गोपलानी साहब, जब आपकी सिंध गवर्नमेंट के आला हुकाम से बात होती है तो वो आपको कोई वक्त बताते हैं, वो ये कहते हैं कि चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगी, या कोई टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है आपको?
देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे तो हमसे, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो हमसे रब्ता भी करते हैं, और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज में भी हमारी मीटिंग्स होती हैं मुल्क के मामलों के ऊपर। लेकिन आज तक सिंध गवर्नमेंट की किसी भी स्टैंडिंग कमेटी से, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी हो, आज तक कभी हमारी उनसे मीटिंग नहीं हुई। फेडरल गवर्नमेंट के तो हमारे मिनट्स भी रिकॉर्ड होते हैं, साल में 1 से 2 मीटिंग्स भी होती हैं, रिकमेंडेशन भी ली जाती हैं, उस पर अमल करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा बशमूल मेयर या सीएम या कोई और जो है मिनिस्टर, वो कभी भी हमसे ना मिलते हैं कि तोफीक है उसको, ना उनके पास ना टाइम है कि वो हमसे मिल सके। आपने कभी कोशिश की कि आप उनसे मुलाकात के लिए कुछ वक्त निकाल सके? मैंने हमेशा कोशिश की है, और आपने देखा है कि मेयर कराची वो मुझसे डायरेक्ट पर्सनल हो जाते हैं। अपने जो है जब भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मेरी कोई बात ऐसी आती है मेट्रोपॉलिटन शहर के हिसाब से, तो उनका डायरेक्ट हिट मेरे मुझ पर होता है, और उनकी कोशिश यही होती है कि हम जो है उनकी आगे, आप लोगों के आगे हमारी जो शिकायत है वो नहीं पहुंचा सके। अच्छा, मेयर कराची तो एक और चीज़ भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मिलकर काम करें, आप हमारे साथ आएँ। वो बिजनेसमैन को भी दावत देते हैं। वो उनका ये कहना है कि जिस तरह गवर्नर सिंध को लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह वो मेयर कराची को भी सपोर्ट करें, कराची को बनाने में सपोर्ट करें, कराची के मसाइल हल करने में सपोर्ट करें। इस तरह की कोई बात हुई कभी? आज आप दुनिया में सबसे बड़ी चैरिटी का इदारा, जैसे सैलानी जो है दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी का इदारा चला रहा है, जो लोगों को खाना खिलाता है। इसके अलावा आप देखें, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस इस वक्त कराची में मौजूद है। इसी तरीके से SIUD को देख लें, इसके डोनर्स जो है वो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जब इन इदारों को वो चला सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट, तो हुकूमत को क्यों नहीं करेंगे? अगर वो सीरियस हों तो कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है कि हम मिलकर जो है इस शहर को नहीं बना सकें। ठीक है, शर्जील गोपलानी साहब कुछ मैसेज देना चाहें तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कहें। देखें, बात वही है कि अपनी ज़मीन पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सिर्फ ये मुल्क है तो हम हैं, ये ज़मीन है तो हम हैं। बाहर हम कितने भी हमें फैसिलिटेशन मिल जाए, हम वहाँ पे 2nd क्लास के 3rd क्लास के सिटीजन होंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा हुक्मरानों से कि खुदारा होश के नाखून लें, इस मुल्क को अपनी ज़मीन समझे और यहाँ के लोगों के भलाई के लिए काम करें और अपनी औलाद की भलाई के लिए काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि बड़े खुलूस के साथ काम किया जाए और जज्बे के साथ काम किया जाए, तभी उसका आउटपुट जो है वो सामने आएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं भत्ता माफिया के हवाले से, ताजरों के मसाइल के हवाले से। और अच्छी बात यह है कैम पाकिस्तान से अब्दुल वसीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वसीम साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल वसीम साहब, मामलात जो है वो ताजरों के आज डिस्कस कर रहे हैं। ताजरों को एक मरतबा फिर भत्ताखोरों ने परेशान करना शुरू कर दिया है और कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने ना सिर्फ भत्ते की पर्चियाँ दी हैं, पैसे लिए हैं, बल्कि फायरिंग करके भी गए हैं, बड़ी धमकियाँ भी दी हैं, फ़ोन कॉल्स भी हुए हैं और बाहर के नंबरों से भी फ़ोन कॉल्स किए हैं। ताजिर ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। आप समझते हैं कि ताजिरों को वाकई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल का सामना है और सिंध हुकूमत नाकाम है सिक्योरिटी देने में? देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हुकूमत का काम क्या है। हुकूमत का काम आवाम के मसाइल को एड्रेस करना है ना, सिक्योरिटी को एड्रेस करना है, सूबे की इकनॉमी को एड्रेस करना है, सूबे में जो मुश्किलात परेशानियां है उसको एड्रेस करना है। ठीक है। तो ये चीज जो आज जो सर उठा रही है, देखिए आप पीछे चले जाएं तो कच्चे के डाकू आपके सामने है सारा ना, सब ये खुद पालते हैं, सब इनके वडेरे जागीरदार पालते हैं और उनको कच्चे के डाकू कह के उसको इस्तेमाल करते हैं। जब मौका होता है तो उन्हें बुलाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे ये इस्तेमाल भी हुए हैं। तो इसी तरह जो है चीजें इस सूबे में चलाई जा रही हैं। अच्छा। इससे पहले भी मेरे अपने हलके में मेरे एक बेचारा ठिया लगाता था वो, और लोगों में खाने की तकसीम और इस तरह की जो है वो चीजें करता था। उस ठेले वाले के पास पर्ची आई कि तुम पैसे दो नहीं तो हम जो है मार देंगे। कौन साल का है अब्दुल वसीम साहब आपका? ये न्यू कराची में वाकया हुआ था। अच्छा। जब्बार नामी एक हमारे इलाके में उसमें रहता है, जो ठिया लगाता था बेचारा ना। अच्छा। लोगों की खिदमत ही करता था। तो वहाँ आए, बाकायदा फायरिंग करके मार के चले गए। पुलिस में FIR भी कटी, सब कुछ हुआ, SP DSP सबसे राब्ते किए गए,
लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब होता यह है कि जब वाकया हो जाता है तब हम एक्टिव होते हैं, वाकये के बाद हम जो है ना खामोश हो जाते हैं। कई दफा जो है असेंबली में भी कच्चे के डाकू और डकैत और चोर, और जो कराची में जो चोरी डकैतियां हो रही हैं, जो मोटरसाइकिल की स्नैचिंग और मोबाइल की स्नैचिंग हो रही है, वो सब आपके सामने है। टैंकर माफिया बिल्कुल आजाद है। ये सब वो चीजें हैं जो कौन करेगा मुझे बताए ना। हुकूमत का ही काम है ना सारा कि जी पुलिस को देखे कि पुलिस में कहाँ काली भेड़े हैं जो उनसे मिलकर ये सारे काम कर रही हैं। कौन सा एसपी, कौन सा डीएसपी या कौन सा आईजी किससे क्या मिला हुआ है, किस तरह काम कर रहा है, ये सब किसका काम है? पुलिस का काम ना। अगर ये लोग नहीं डिलीवर कर पा रहे तो फिर इन्हें तब्दील होना चाहिए ना। मतलब यही चेहरे जो आज मुसलसल काम करते चले आ रहे हैं और बड़ी जो है दावे करते हैं और बातें करते हैं। आज देखे ना, आज बिजनेसमैन चीख रहा है और जोर से चीख रहा है। मतलब वो छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, ये छोटे मोटे लोग नहीं है, सब करोड़ोंपति या अरबपति लोग हैं कि जो तंग आ चुके हैं इस बात से कि जी अब कितना दें और कब तक दें। कुछ लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए इस वजह से कि जी ना या पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। 30 लाख प्रोफेशनल्स, खानदान, पढ़े लिखे लोग इस मुल्क से जा चुके हैं सर जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग इससे तंग आकर के हुकूमत इस बात में सीरियस तो सर आप भी तो अपोजिशन में बैठे हैं, आप क्यों नहीं मसाइल को हल करवाते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम तो शोर ही मचा सकते हैं ना, और शोर मचा रहे हैं। ऐसे शोर मचाने का क्या फायदा अगर मसला हल ना हो तो? देखिए, मसला हल ना हो तो काम किसका है? गवर्नमेंट का ही है ना। हम तो बारहा ये बात को हम बजट में आप ले लें, बजट के अलावा ले लें, कॉलिंग अटेंशन ले लें, एडजमेंट मोशन ले लें, ये सब चीजें मुसलसल दे रहे हैं कि जी इसको जो है वो बेहतर किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा। मैंने तो खुद जो है वहाँ पर जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें चोर डकैतों के हवाले से बात की, टैंकर माफिया के हवाले से बात की, कराची में जो छीना झपटी हो रही है इसकी बात की कि कब तक ऐसा होता रहेगा। तो वहाँ बात तो करते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाकर लाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जीरो है। पुलिस के थाने, मैं सबके नहीं कह रहा, लेकिन पुलिस के थाने क्राइम में मुलविस हैं। जब तक आप थानों को बेहतर नहीं करेंगे, थाने के एसएचओस को बेहतर नहीं करेंगे, उनकी कारकर्दगी को बेहतर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। होता यही है कि जब बिजनेसमैन ने शोर मचाया तो सारी दुनिया में कहे वो मच गया जी कि जी ऐसा हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि क्या पुलिस को नहीं पता, क्या आईजी, डीआईजी या मिनिस्टर्स को नहीं पता है, गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या हो रहा है? लेकिन ये सब ये कि जी बस जैसे चल रहा है निजाम वैसे चल रहा है। अब्दुल वसीम साहब, अभी जो डीआईजी चेंज हुए, जो उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, जावेद आलम ओडू साहब, तो उनसे क्या तवक्कुआत है? देखिए, जावेद आलम ओडू का बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काम करके देना। मतलब नीचे भी तो थे ही ना ये लोग। अगर नीचे थे तो वहां पर भी तो कोई ना कोई जिम्मेदारी थी ना। तो अगर वो उससे नीचे थे, एसपी, डीएसपी, अब डीआईजी पे आए हैं, तो नीचे तो काम नहीं हो पा रहा ना। जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं हो रहा। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों का इस्तेमाल नहीं होता। उन लोगों का इस्तेमाल होता है जो कमा रहे हैं, कमा के दे रहे हैं। आप देखें ना, कितनी गुटखा माफिया अभी आज भी जो है असेंबली में कॉलिंग अटेंशन था कि जी जो हीरोइन है वो बिक रही है, नशे जो है वो घूम रहे हैं। ये सब ऑपोजिशन ने दिया, लेकिन अब इस पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो गवर्नमेंट ही करेगी ना इम्प्लीमेंट। मैं अगर हुकूमत में होता तो मैं जवाब दे हूँ कि जी हाँ आप ऐसा। मैं चीख तो सकता हूँ, लेकिन मैं तब्दीली नहीं ला सकता ना। मैं तो कब से चीख रहा हूँ, आप जानती हैं मेरे साथ जो कुछ हुआ आपको पता है। थोड़ा सा अब जैसे आज भी सिंध असेंबली का इजलास हुआ और बड़ी सारी बातें हुई, और अली खुर्शीदी साहब ने भी एक नुक्ता उठाया कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो 37 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 7 है। हमारे पास स्नॉर्कल्स की कमी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो इसके बाद कुछ हल निकलता है जब आप कोई नुक्ता उठाते हैं, या कुछ, क्या सिर्फ आवाज़ उठाने की हद तक अपोजिशन का किरदार होता है? देखिए, मेरा तजुर्बा तो ये रहा है कि अभी तक 2 साल जो हुए हैं, क्योंकि मैं तो कौमी असेंबली में रहा हूँ 3 दफ़ा, यहाँ का तजुर्बा मेरा ये है कि ये इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। मुझे इम्प्लीमेंट होता हुआ कहीं नजर नहीं आया किसी भी चीज़ पे। कई चीज़ों पर जो है वो शोर मचाया गया, बात उठाई गई, कॉलिंग अटेंशन, एडजमेंट और सवालात, लेकिन सिर्फ गुफ्तगू की हद तक होता है। और असेंबली को ये गुफ्तगू की हद तक ही लेते हैं। असेंबली को कानून साज असेंबली के तौर पर लेते नहीं। जब चाहते हैं अपनी मर्जी से काम, जो कानून साजी हो जाती है, जो इनकी
उसमें होता है तो वो तो हो जाती है। बाकी जो है अवाम के मसाइल क्या है, 140A ले लें, 140A जो है वो कौम की नुमाइंदगी करता है, अवाम की नुमाइंदगी करता है, बल्दियात की नुमाइंदगी करता है, उसे इख्तियारात देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे, इसलिए कि जागीरदार बटेरे हैं हम, जो हमारे हाथ में सारा कानून और ताकत होनी चाहिए जब भी हम चला सकेंगे, वरना जो है तो ये वो सूरत हाल है जो सीरियस नहीं है। सीरियस होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब्दुल वसीम हुकूमत साहब, सीरियस, आप भी तो इस शहर के बेटे हैं, आप भी तो स्टेक हैं, आपके भी तो बड़े दावे होते हैं, तो मतलब आप भी इतनी मजबूरी और इतनी बेबसी का मुजाहरा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब फिर तो देखिए, अपोजिशन की मैं सीटें ही फिर खत्म आपसे कर देनी चाहिए। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, हुकूमत एक अलग चीज होती है और अपोजिशन एक अलग चीज होती है। मेरे पास इख्तियार चीखने का है, वो मैं चीख रहा हूँ, और जिसके पास इख्तियार करने का है, डिलीवर करने का है, वो डिलीवर नहीं कर रहे। वो अपनी जाती बाप की जागीर समझकर पाकिस्तान को चला रहे हैं। और आप देखें ना, बाकी सूबों में तो सूबे बनने चाहिए, लेकिन जब अपने सूबे की बात आती है तो माँ की बात आ जाती है। तो भाई पाकिस्तान माँ होनी चाहिए ना, मतलब सूबे में मतलब कानून कहता है, आइन कहता है कि जी सूबे बनने चाहिए तो बनाने चाहिए, लेकिन जब सूबे की यहाँ की बात आती है तो जो जागीरदार बढ़िया जाग जाते हैं, दूसरे सूबों में बनने चाहिए। तो ये वो दो तजाद वाली बातें हैं जो मुसलसल चली आ रही हैं। अच्छा, अब आपने सूबों की बात छेड़ दी तो थोड़ा सा इस पर भी एक सवाल जरूर आप पे उठाया जाता है कि एक वक्त आप पे भी आया था जब आपके हाथ में बड़ी पावर थी और आपने उसको डिलीवर भी किया, लेकिन आपने ना ही कोटा सिस्टम पे कोई बात की, ना ही आपने ये सूबों के बनने पे बात की, तो उसकी क्या वजह थी? सूबे का बिल अगर किसी ने डाला है तो वो MQM ने डाला था, और ये आज की बात नहीं है, मुशर्रफ के दौर की बात है। अगर आप उठा के देखें तो अच्छा। डाला था, लेकिन उस वक्त भी ये मंजूर नहीं, और मुशर्रफ भी नहीं चाहता था कि जी सूबे बनाए जाएं। अगर मुशर्रफ चाहता तो उस वक्त बन चुके होते, और हमने मुशर्रफ को जो है वो बिल बना के वहाँ जमा भी कराया था, लेकिन वो जमा होता रहा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। कोटा सिस्टम पे भी बात हुई थी। कोटा सिस्टम तो आप देख ही रही हैं, हम चीखते आ रहे हैं। अच्छा, कोटा सिस्टम की बात इस तरह कर लेते हैं कि अगर कोटा सिस्टम मेरिट पे आता है, जैसे हम मेरिट की बात करते हैं, तो क्या कोटा सिस्टम मेरिट पे देने वाले खुद मेरिट पे हैं? अच्छा, ये एक सवाल पैदा होता है कि जी जो कोटा सिस्टम लगा रहे हैं और लगाएंगे और तो वो मेरिट की बात करेंगे, तो क्या वो खुद मेरिट पे हैं जो मेरिट दे सकेंगे? आज भी आप देख रहे हैं कि जाली डिग्री और जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के बच्चे की नौकरियां खा रहे हैं। तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं ऐसे लोगों से कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं? तो आप मुझे बताएं, इस बच्चे की नौकरी, यहाँ जो डिग्री लिए घूम रहा है, मुल्क छोड़ के जा रहा है, इस बच्चे को नौकरी नहीं दे रहे, लेकिन अंदरूनी सिंध से मैं नहीं देख कहता कि उन्हें नौकरी ना दें, लेकिन इस शहर के बच्चे का जो हक है 1 से 14 तक का, वो तो सीधे वो भी नहीं दे रहे, वो भी जाली डोमिसाइल बना के जो है नौकरियां दे रहे। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त सूबे में। तो ये क्या डिलीवर करेंगे, क्या लोगों को? अब्दुल वसीम साहब, ये जो तरामीम का मौजू है, जो तरामीम पे बात की जाती है, तो आप समझते हैं कि अब जो 27वीं 28वीं तरामीम का जिक्र आ रहा है, तो इसमें कुछ मसाइल का हल निकल सकेगा? आपकी बातों को ज़ेरे बहस लाया जाएगा, गौर किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि अगर अब भी आम आदमी के हुकूक की बात नहीं की गई और आम आदमी को डिलीवर नहीं किया गया, जो जिसका हक है उसे नहीं दिया गया, जो चीज जो इदारा चला सकता है उसको नहीं दिया गया, बल्दियाती इख्तियारात जो 40A की मैंने पहले भी बात की, वो इख्तियारात मुझे थोड़ी मिल रहे हैं। मैं चीख रहा हूँ तो सबके लिए चीख रहा हूँ ना, पूरे पाकिस्तान के लिए चीख रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के मेयर के लिए चीख रहा हूँ, जो शहर हैं जहाँ मेयर मौजूद हैं उन सब के लिए चीख रहा हूँ कि उसे इख्तियार दें। तो उससे मेरी जात का क्या फायदा होगा, MQM का क्या फायदा होगा? लोगों को उनके जो मसाइल हैं उनके घर डोर स्टेप पर जो है वो हल मिलेगा। ये है बल्दियाती हमारा जो सोच है। तो आज भी तो मेयर पीस पार्टी का ना, क्यों नहीं दे देते उसे ताकत, क्यों नहीं देते उसे इख्तियारात, क्यों नहीं देते उसे वसाइल कि वो काम कर सके? हमारे तो अभी कोई भी नहीं है ना, हम तो आज भी चीख रहे हैं कि जी उसे इख्तियार दिया जाए। हमारा तो मेयर नहीं है, ना चेयरमैन है, ना UC चेयरमैन है। हम कह रहे हैं उन्हें पैसा दिया जाए ताकि वो काम कर सके नीचे। तो अच्छा। ये तो सूरत हाल है इस वक्त, तो आपके सामने है सारा। कराची की आवाम तो इस बारे में बात करती है, वो तो सवाल पूछ लेती है, वो ये कहती है कि इस शहर से हर सियासी पार्टी ने फ़ायदा उठाया है लेकिन यहाँ के मसाइल नहीं हल करवाए। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मर्कज़ पे इख्तियार आया, दो टाइम पे इख्तियार आया। एक तो फारूक सत्तार के दौर में आप
जानती हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। मुस्तफा कमाल का दौर तो अभी 2010 में आके खत्म हुआ है। आप उस वक्त देख लें, आज भी जो आपको पुल नजर आते हैं वो सिर्फ, और जो भी डेवलपमेंट नजर आती है वो मुस्तफा कमाल के दौर की है सारी। उसके बाद आप देख लें 18 साल हो गए पीस पार्टी को, क्या उन्होंने काम किया मुझे बताना। एक पुल बनाया था उन्होंने शाह फैसल पे, वो भी बह गया। एक पानी की नहर बनाई थी छोटी सी, यहाँ लाने के लिए हद से, वो बह गई नहीं कि नहीं। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन अब्दुल वसीम साहब, बहुत सारी चीजें आप पे भी तो सवालात उठते हैं ना। जब आपको मौका मिलता है आप बायकॉट कर देते हैं, जब आप उसके बाद आप रूठ जाते हैं, फिर आपके पास अगर आप गवर्नमेंट के साथ रहते हैं तो भी आप सिर्फ आवाज उठाने की हद तक रहते हैं। मतलब हर गवर्नमेंट के साथ तो आप बैठे हैं। आप अगर मेरी गुफ्तगू को उठाकर देखें कि भाई मैंने क्यों हुकूमतें छोड़ी, मैंने पीटीआई क्यों छोड़ी, मैंने नून लीग ने जो कमिटमेंट की थी माजी में वो क्यों छोड़ा, उसकी वजूहात थी। उसके पीछे एक आम आदमी का मसला था। अभी भी जो हमने बाइकाट किया उसमें हमने ये कहा था कि कराची की 73 यूसी 73 यूसी ऐसी हैं जो अभी बनी नहीं है, और क्या कहते हैं अपना मर्दमशुमारी के बाद वो बनना चाहिए। ये गलत होगा कि आप जो है इसी तरह जो है बल्दियाती सिस्टम लेकर आएंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो लिहाजा आप देखें कि इलेक्शन होने से पहले कुछ दिन पहले इन्होंने 53 यूसीज को जो है वो अनाउंस किया, लेकिन उसको जो है इलेक्शन में शामिल नहीं किया। तो हम तो बात लड़ने की आवाम की बात कर रहे हैं ना, आम आदमी की बात कर रहे हैं, शहरी की तो बात नहीं करना। आपको नहीं लगता कि आपने बायकॉट करके मुखालिफ को मजबूत कर दिया? इस तरह तो आप खुद हाथ पांव मजबूत करेंगे दूसरों। अगर इसको इस तरह लेंगे ना तो देखिए, मैंने जो प्रेशर बनाया, मैंने जो बात की, मैंने जो कानून साजी की बात की, वो 53 यूसीज बन गई। अगर मैं इलेक्शन लड़ लेता तो आप यकीन जानिए कि 53 यूसीज नहीं बनती और ना ही जो बल्दियाती सिस्टम को बेहतर किया जाता। तो ये मेरे बाइकाट की वजह से सारी चीजें हुई कि इंटरनेशनल प्रेशर बना, लोगों में जो है वो ये अवेयरनेस आई, तो उन्होंने ये किया, वरना तो वो नहीं करते। मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता तो कल आप यही कह रहे थे, आपने तो चीखा था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो बनना चाहिए था। अच्छा। तो इसका भी कुछ हल निकालें ना, ताकि जो ताजिरों को मसाइल का सामना है, जाहिर है बिजनेसमैन जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है मईशत की। अब अगर रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी या सरमायादार अपना सरमाया लपेट के चला जाएगा तो कैसे चलेगा मुल्क? कैसे वो शहर जो कि 72% रेवेन्यू दे रहा है? मैं इसको इस तरह कहूँगा कि बिजनेसमैनों ने आर्मी चीफ के साथ मीटिंग की थी और वहाँ कुछ फैसले हुए थे। ठीक है, मैं ये अपील करता हूँ आर्मी चीफ से कि वो यहाँ के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उन्हें अपने हैंडओवर करें, और जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इस वक्त शहर की कि बिजनेसमैन चीख रहा है, और उसमें से भी ऐसा ना हो कि अगर हम उनकी बात पर अमल ना करें तो ये भी आधे लोग जो है मुल्क छोड़कर चले जाएं, तो पाकिस्तान की इकनॉमी की सूरत हाल क्या होगी। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस पर जो है फौरी तवज्जो दी जाए। रेंजर्स यहाँ काफ़ी अरसे से मौजूद है, उसका भी ये काम है कि जी अगर कोई ऐसी चीज़ उसे नज़र आ रही है तो मैं समझता हूँ कि उसे जो है टेक ओवर करना चाहिए, और इस पर जो है जो भी कानून के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं उसे करना चाहिए। चाहे वो ईरान से हो रहा हो, ईरान भी दूर नहीं है, हमारे पास ही है, हमारे मुसलमान ममालिक का ही। अगर वहाँ से कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है तो उसको फौरी तौर पर देखा जाए। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर देखा जाए और गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उन्हें फौरी सजाएं के लिए जो है वो किया जाए ना, अमल। तो कानून तो मौजूद है, लेकिन कानून पर अमल दरामद कहाँ हो रहा है अब्दुल वसीम साहब? मैंने इसीलिए तो अपील की कि जो लोग अमल करने वाले हैं वो जब इसको हाथ में लेंगे तो इंशाल्लाह इस पर जो है वो काम भी होगा। और आप आइंदा देखिएगा जो चीज़ आप कह रही हैं 28वीं और 27वीं तरमीम जिस ये बन गई है, इंशाल्लाह बड़े बड़े बुत गिरेंगे, बड़े बड़े लोग गिरेंगे, और आने वाला वक्त ये साबित करेगा। बड़ी पेशगोई कर रहे हैं अब्दुल वसीम साहब आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े बड़े बुत गिरेंगे, आप देखिएगा अभी आगे जाके। चले, बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया शर्जील गुफरानी साहब कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ख्वाब गफलत से अब बेदार हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।